आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज की ये कहानी गोलवलकर से जुड़ी हुई है। गोलवलकर ने आखिर 33 सालों तक आरएसएस की कमान कैसे संभाली। मैं आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। आप देखिए, सरदार पटेल के निधन से कुछ महीने पहले कैबिनेट ने हाल में इस्तीफा दे चुके श्यामा प्रसाद मुखर्जी नागपुर पहुंचे। वहां वो बिना प्लास्टर वाले घर में गए जहां आरएसएस के प्रमुख एमएस गोलवलकर उनका इंतजार कर रहे थे। भारत का पहला आम चुनाव अभी 1 साल दूर था। मुखर्जी ने गोलवलकर से एक नई पार्टी शुरू करने में मदद करने का अनुरोध किया। गोलवलकर ने यह कहते हुए उनका ये अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि आरएसएस किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे नहीं चल सकता है। इसके कुछ महीने बाद गोलवलकर ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। उन्होंने मुखर्जी को से वादा किया कि इस काम के लिए वे अपने 5 भरोसेमंद कार्यकर्ता देंगे। और ये 5 लोग थे दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख और बापू साहब सोहिनी और बलराज माधव। और तब तक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इतने अनुभवी नहीं थे और इस लिस्ट में उनको शामिल किया जाए। और कुछ महीनों बाद 21 अक्टूबर 1951 को इन्हीं 5 लोगों के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई और जिसका चुनाव चिन्ह दीपक था। बनारस में गोलवलकर माधव सदाशिव गोलवलकर का जन्म 1906 में नागपुर के पास रामटेक में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो एक दुबले पतले शख्स थे जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान की पढ़ाई की थी। बीते साल अक्टूबर में प्रकाशित पुस्तक गोलवलकर द मिथ बिहाइंड द मैन बिहाइंड द मशीन के लेखक धीरेन्द्र के झा लिखते हैं, गोलवलकर हमेशा कलप लगी हुई सफेद धोती और कुर्ता पहनते थे और उनकी बड़ी गहरी चमकदार और बोलती हुई आंखें थी, लेकिन वो एक संकोची व्यक्ति थे। कम से कम 5 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगला और संस्कृत में उनको महारत थी। उनके एक और जीवनीकार गंगाधर इंदुरकर अपनी किताब गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर में लिखते हैं कि गोलवलकर बहुत पढ़ाकू थे। उन्होंने बीएचयू लाइब्रेरी की हिंदी, धर्म और अध्यात्म से संबंधित हर महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ी हुई थी। हेडगेवार ने अपना उत्तराधिकारी चुना है। बनारस में पढ़ाई के दौरान ही वो पहली बार आरएसएस के संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार से मिले थे, लेकिन उनको आरएसएस में लाने का श्रेय उस समय बीएचयू में पढ़ रहे भैयाजी दानी को दिया जाता है। सन 1939 में उन्हें आरएसएस का सह कार्यवाहक नियुक्त किया गया था और उस दौरान उन्होंने बाबा साहब सावरकर की मराठी में लिखी किताब राष्ट्र मीमांसा से प्रेरित होकर वी और आवर नेशन हुड डिफाइंड नाम की किताब लिखी थी, जो मार्च 1939 में छपी। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार ने गोलवलकर को एक कागज दिया जिस पर लिखा था, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अब से तुम संगठन की सारी जिम्मेदारी संभालोगे। गोलवलकर मिथ बिहाइंड द मैन बिहाइंड द मिशन मशीन में ये बात कही गई है, लिखी गई है। गोलवलकर के नाम की घोषणा से आरएसएस के कई नेता चौंके। वो उम्मीद कर रहे थे कि हेडगेवार इस पद के लिए किसी वरिष्ठ और अधिक अनुभवी व्यक्ति को चुनेंगे। वरिष्ठ पत्रकार लेखक धीरेन्द्र झा बताते हैं कि शुरू में हेडगेवार अपने उत्तराधिकारी के रूप में बालाजी हुद्दार को देख रहे थे। उन्होंने उन्हें आरएसएस का सह कार्यवाहक नियुक्त किया था। वे संघ के संस्थापकों में शामिल थे। सन 1936 में वो पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। वहां वो कम्युनिस्टों के संपर्क में आए और लंदन से वो स्पेन गए थे। जहां उन्होंने स्पेन में गृह युद्ध में भाग लिया था। और जहां बताते हैं कि जब वो सन 1938 में स्पेन से भारत लौटे तो उनकी विचारधारा पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां हेडगेवार ब्रिटेन के समर्थक थे, वहीं हुद्दार पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवादी के विरोधी बन चुके थे। यहां से हेडगेवार और हुद्दार के बीच दूरी बननी शुरू हुई थी। उन्होंने गोलवलकर को न सिर्फ आरएसएस का सह कार्यवाह बनाया, बल्कि वो उन्हें अपने उत्तराधिकार के रूप में भी देखने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस तरह हेडगेवार ने अपने कार्डर को सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर रखा 1930 में जो हुआ था ना, उसी तरह गोलवलकर ने भी अपने लोगों को हर उस कदम से दूर रखा जिससे ब्रिटिश सरकार आरएसएस से नाराज हो सकती थी। इसीलिए तो आप देखते हैं कि विपक्ष सवाल खड़े करता रहता है कि देश की आजादी में आरएसएस का हाथ नहीं है, आरएसएस का योगदान नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दूरी बनाकर रखी थी और सावरकर ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले आंदोलन को जेल जाने का हास्यास्पद कार्यक्रम करार दिया। हिंदुओं से इसका बहिष्कार करने की अपील की
ऑल इंडिया हिंदू महासभा एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पेज नंबर 55 पर ये बातें कही गई हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखा है कि यह देखना दिलचस्प था कि जहां एक तरफ जिन्ना मुसलमानों से कांग्रेस के आंदोलन में शामिल न होने की अपील कर रहे थे, वहीं सावरकर भी हिंदुओं से इस आंदोलन में शामिल न होने की अपील कर रहे थे। धीरेन्द्र झा कहते हैं कि आरएसएस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति के अनुरूप थी और जिसका उद्देश्य था हिंदू और मुसलमान को बांटना। हिंदुओं को बताया जा रहा था कि तुम्हारा मुख्य दुश्मन ब्रिटिश सरकार नहीं मुसलमान है, और इस अवधारणा पर जब संगठन खड़ा हुआ तो उसने ब्रिटिश विरोधी रोक नहीं अपनाया। उनका मानना था कि अगर अंग्रेजों को किसी कारण से नाराज किया जाता तो उनके हिंदू एकजुटता के लक्ष्य पर आंच आएगी। लेकिन इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय अलग राय रखते हैं। वो कहते हैं कि गोलवलकर ने भले ही आरएसएस के लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसी को रोका भी नहीं है। ऐसे उदाहरण हैं जब संघ से जुड़े लोगों ने मुजफ्फरपुर, सतारा, पुणे में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। मेरा अपना मानना है कि गुरुजी संगठन को बचाकर निकलना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इस मामले में पहल नहीं की। दूसरी बात, वो घोषित रूप से अराजनीतिक व्यक्ति थे। गोलवलकर और गांधी की मुलाकात। विभाजन से पहले गोलवलकर आरएसएस को देश के कई हिस्सों तक पहुंचाने में कामयाब हो चुके थे। उन्हें उत्तर भारत के कई रजवाड़े जैसे कि अलवर और भरतपुर से मदद मिल रही थी और आरएसएस ने अलवर में कई प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए थे, जिसमें से एक को गोलवलकर ने स्वयं संबोधित किया था। आजादी के 15 दिन बाद तक दिल्ली शांत थी, लेकिन फिर वहां सांप्रदायिक हिंसा फैलने लगी थी। 8 सितंबर 1947 को दिल्ली को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और 9 सितंबर को गांधी दिल्ली पहुंचे और 12 सितंबर को गांधी की गोलवलकर से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में गांधी जी ने गोलवलकर को साफ से साफ कहा कि आरएसएस के हाथ खून में रंगे हुए हैं। गोलवलकर ने कहा कि आरएसएस किसी का दुश्मन नहीं है, वो मुसलमानों को मारने का पक्षधर नहीं है और उसका उद्देश्य जहां तक संभव हिंदुओं की रक्षा करना है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पेज नंबर 177 में ये बात कही गई है। और गांधी और गोलवलकर में मतभेद। महात्मा गांधी के सचिव रहे प्यारेलाल अपनी किताब महात्मा गांधी द लास्ट फेज में लिखते हैं कि गांधी ने गोलवलकर से कहा कि वे एक बयान जारी करके अपने ऊपर लगे रहे आरोपों का खंडन करें और दिल्ली में जारी मुसलमानों की हत्याओं की स्पष्ट शब्दों में निंदा करें, और गोलवलकर को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे बयान जारी करने की जगह गांधी खुद इस आशय का बयान जारी करें। गांधी ने कहा कि वो ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन अगर वो गोलवलकर वाकई इस बारे में ईमानदार हैं तो उन्हें ये बात अपने मुंह से करनी चाहिए। 4 दिन बाद 16 सितंबर को गांधी ने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, अगर हिंदू समझते हैं कि भारत में मुसलमानों के लिए बराबरी की कोई जगह नहीं है और अगर मुसलमान ये समझते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू सिर्फ शासित लोगों की तरह ही रह सकते हैं, तो ये हिंदू और इस्लाम दोनों के पतन का कारण बनेगा। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा और गोलवलकर। तो आप देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही थी। उस समय उत्तर प्रदेश के गृह सचिव राजेश्वर दयाल ने अपनी आत्मकथा आ लाइफ ऑफ अवर टाइम में लिखा, पश्चिमी रेंज की डीआईजी जेटली मेरे पास ताले लगे 2 बड़े ट्रक लेकर आए और जब ट्रक खोला गया तो उसमें प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगा कराने का पूरा ब्लू प्रिंट मौजूद था। मैं सारे सबूतों को लेकर तुरंत प्रीमियर गोविंद बल्लभ पंत के घर पर गया। मैंने और जेटली दोनों ने इस सबके पीछे काम कर रहे गोलवलकर की गिरफ्तारी पर जोर दिया, जो अब भी उस इलाके में मौजूद थे। लेकिन पंत ने गोलवलकर को तुरंत गिरफ्तार करने के बजाय सारा मामला मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रखने का फैसला किया। दयाल लिखते हैं कि गोलवलकर को इसकी भनक लग गई, वो उस इलाके से तुरंत हट गए। सालों बाद गांधी की हत्या के षड्यंत्र की जांच कर रहे कपूर आयोग के सामने जेटली ने राजेश्वर दयाल के दावों की पुष्टि की और कहा कि बोस दयाल जीवी पंत से मिले थे। कपूर आयोग की रिपोर्ट पेज नंबर 62 में इसका उल्लेख किया गया है। गांधी की हत्या पर गोलवलकर की प्रतिक्रिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उस समय गोलवलकर मद्रास में थे। उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर के नेहरू, पटेल और गांधी के बेटे को शोक का तार भेजा। इसके बाद उन्होंने आरएसएस की सभी शाखाओं को आंतरिक निर्देश भेजा। आदरणीय महात्मा जी के दुखद निधन के कारण सभी शाखाएं 13 दिन का शोक मनाएंगी। सभी दैनिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। श्री गुरुजी समग्र खंड 10 पेज नंबर 5 में ये बातें कही गई हैं, इसका उल्लेख किया गया है। अगले दिन वो नागपुर के लिए रवाना हो गए। बंबई में लगभग 1000 लोगों ने सावरकर के घर पर हमला बोल दिया और पूरे देश में आरएसएस और हिंदू महासभा के दफ्तरों पर भीड़ हमला करने लगी। जांच के बाद विनायक दामोदर सावरकर को गांधी हत्याकांड में अभियुक्त बनाया गया था। उन्हें सबूत के आधार में बरी कर दिया गया था, क्योंकि गांधी की हत्या का
आरोप इस बार आरएसएस पर भी लगा था, विनायक दामोदर सावरकर पर भी लगा था। 1 फरवरी को गोलवलकर ने बयान जारी किया, मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस त्रासदी से सबक सीखेंगे और प्रेम और सेवा भाव से काम लेंगे। मैं अपने सभी स्वयंसेवक भाइयों को निर्देश देता हूं कि गलतफहमी से उपजी किसी भी भड़काने वाली कार्रवाई पर भी हो कि पर भी वो लोगों के साथ प्रेम भाव बनाए रखें। मैं दिवंगत आत्मा को प्रणाम करता हूं। और आप देखिए आरएसएस पर बैन भी लगा था कुछ समय के लिए। जनसंघ द बायोग्राफी ऑन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी पेज नंबर 43 में बात कही गई है। आरएसएस पर प्रतिबंध, तो आप देखते हैं कि इसके कुछ समय बाद गोलवलकर को हिरासत में ले लिया गया। जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था करीब 1000 लोग आरएसएस के मुख्यालय पर जमा हो गए थे। सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 6 अगस्त 1948 तक गोलवलकर जेल में रहे। जब वो जेल से बाहर आए उनसे नागपुर की सीमा में रहने के लिए कहा गया। उन्होंने सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू को संघ से प्रतिबंध हटाने के लिए कई पत्र भी लिखे। सरदार पटेल ने गोलवलकर को 11 सितंबर 1948 को भेजे अपने जवाब में लिखा, संघ ने हिंदू समाज की सेवा की, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि आरएसएस बदले की भावना से मुसलमानों पर हमले करता है। आपके हर भाषण में सांप्रदायिक जहर भरा रहता है। इसका नतीजा यह हुआ कि देश को गांधी का बलिदान देना पड़ा। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई और आप देखिए मिठाई बांटी। मेरे ऐसे में सरकार के लिए आरएसएस को बैन करना जरूरी हो गया था। ये आप देखते हैं कि देश के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। इस बीच गोलवलकर को एक बार फिर गिरफ्तार कर पहले नागपुर फिर सिवनी जेल ले जाया गया था। और आप देखते हैं कि बीजेपी ऐसा नहीं दिखाती है कि वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो हमारे नेता थे। और समझ रहे हैं आप लोग। तो आखिरकार 12 जुलाई 1949 को आरएसएस से प्रतिबंध हटा दिया गया, उन्हें रिहा कर दिया गया। 15 दिसंबर 1950 को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ तो गोलवलकर नागपुर में थे। ये पता चलने पर सेंट्रल प्रोविंस के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल पटेल की अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए अपने विमान से बंबई जा रहे थे। गोलवलकर ने उनसे विमान में एक सीट देने का अनुरोध किया। शुक्ल इसके लिए राजी हो गए। बंबई में गोलवलकर ने सरदार पटेल को अंतिम श्रद्धांजलि दी। द नेहरू एपॉक फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मोनोक्रेसी पेज नंबर 194 में एक बात कही गई है। 1963 की गणतंत्र दिवस परेड। सन 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो उन्होंने नेहरू से चीनी आक्रमणकारियों को बाहर करने में सरकार को समर्थन की पेशकश की। गोलवलकर की इस मुहिम में उनका निशाना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, जिन्हें वो चीन के कम्युनिस्ट शासन का एजेंट कहते थे। चीन से मिली हार को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने 1963 की गणतंत्र दिवस परेड रद्द करने का मन बना लिया था, लेकिन नेहरू ने इसका विरोध करते हुए सैनिक परेड की जगह नागरिक परेड करने का सुझाव दिया। इस परेड के लिए दिल्ली के मेयर नूरुद्दीन अहमद को इंचार्ज बनाया गया। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को परेड में शामिल होने का आमंत्रण दिया। और आप देखते हैं कि अन्य मजदूर संघों की तरह आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ को भी परेड में शामिल होने का न्योता दिया गया। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू पेज नंबर 396 में ये बात कही गई है। धीरेन्द्र झा लिखते हैं कि ये परेड इस मामले में अलग थी कि इसमें सांसदों ने भी भाग लिया था, जिसका नेतृत्व नेहरू और उनके कैबिनेट सहयोगी कर रहे थे। इस परेड में आरएसएस के 2000 स्वयंसेवकों ने अपनी पूरी पोशाक में दिल्ली के दूसरे नागरिकों के साथ मार्च किया था। उनके हाथ में कोई बैनर या झंडा नहीं था। शास्त्री ने गोलवलकर को दिल्ली बुलाया। सन 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा तो शास्त्री जी ने सर्वदलीय बैठक में अन्य विरोधी दलों के साथ गोलवलकर को भी आमंत्रित किया। वो महाराष्ट्र के सांगली से खासतौर पर इस बैठक में भाग लेने दिल्ली आए। अगले दिन उन्होंने स्वयंसेवकों से एक अपील जारी करके कहा कि वो सरकार से हर संभव तरीके से सहयोग करें। और उन्होंने पाकिस्तान की सीमा से लगे गुजरात के इलाकों का दौरा किया। वहां दिए गए उनके भाषणों को आकाशवाणी के बड़ौदा केंद्र से प्रसारित किया गया। इसके बाद वो पंजाब गए। उन्होंने अंबाला छावनी में भारतीय सैनिकों को संबोधित किया। द इनकम्परेबल गुरु गोलवलकर पेज नंबर 274 में इसका उल्लेख किया गया। हिंदुओं से अलग मुसलमान। जे.एन. करेन अपनी किताब मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि गोलवलकर की किताब बी और आवर नेशनहुड डिफाइंड उनके विचारों को समझने के लिए बहुत उपयोगी संकलन है। वे लिखते हैं कि इस किताब को आरएसएस की बाइबल कहा जा सकता है। और आप देखिए इस किताब से संघ के राष्ट्रवाद के सिद्धांत और राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की क्या जगह हो उसकी झलक मिलती है। गोलवलकर लिखते हैं कि मुसलमान हमसे अलग हैं। इस्लाम का जन्म हिंदुस्तान से नहीं हुआ। सावरकर का जो पुण्य भूमि वाला सिद्धांत है गोलवलकर उसे मानते थे। सावरकर ने लिखा कि भारत मुसलमानों की पुण्य भूमि नहीं है, क्योंकि उनकी आस्था के केंद्र मक्का मदीना है, इसलिए भारत के प्रति उनकी निष्ठा संदिग्ध है। धीरेन्द्र झा कहते हैं कि गोलवलकर का आइडियोलॉजिकल विलुपेंट बी
भी और अवर नेशन हुड डिफाइंड से लिया गया। ये वो राजनीतिक स्पेस बनाने की बात करता है जिसमें मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की सोच है। वे कहते हैं कि गोलवलकर ने भी बाद में अपने आप को भी और अवर नेशनहुड डिफाइंड से दूर करने की कोशिश की। मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जब तक आरएसएस समर्थक लेखक इस झूठ को फैलाते हैं कि भी और अवर नेशनहुड डिफाइंड हमारा ब्लूप्रिंट नहीं है, तब तक आप तो ठीक है, लेकिन जब इस बात को शोधकर्ता और लेखक भी दोहराने लगते हैं तब इससे स्वीकारता मिल जाती है। गोलवलकर के विचारों के संकलन बंच ऑफ थॉट्स में सबसे विवादित बात तो वो थी जहां उन्होंने ईसाइयों, मुसलमानों और कम्युनिस्टों को राष्ट्र का आंतरिक दुष्शत्रु बताया, और सितंबर 2018 में बंच ऑफ थॉट्स में से वो हिस्सा हटा दिया गया जिसमें ये बात कही गई थी। और इन हिस्सों को हटाए जाने के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा, वो परिस्थिति बस बोली गई बात थी, वो शाश्वत सत्य नहीं रहती। आरएसएस एक बंद संगठन नहीं है, जैसे समय बदलता है हमारी सोच बदलती है। बहरहाल गोलवलकर के विचारों पर काफी बहस होती है, लेकिन यह सच है कि आरएसएस को पूरे देश में गोलवलकर ने पहुंचा है। वो लंबे समय तक, आप देखिए 33 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक भी रहे। क्रिस्टोफर जेफरी लॉर्ट ने अपनी किताब हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा, गोलवलकर को राजा बनने से ज्यादा राजा बनवाने में दिलचस्पी थी। राम बहादुर राय का मानना है कि गोलवलकर ने आरएसएस को टूटने से बचाया। गांधी की हत्या के बाद बने माहौल में भी उससे देश की राजनीति में प्रासंगिक बनाया रखा। धीरेन्द्र झा लिखते हैं कि अपनी मृत्यु के बाद हिंदुत्व की राजनीति में उन्होंने करीब करीब देवतुल्य स्थान प्राप्त कर लिया। उनके अनेक शिष्य कई प्रदेशों में मंत्री, मुख्यमंत्री बने। उनमें से 2 व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी किससे जुड़ी हुई है, गोलवलकर से। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।